हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सबसे पहले हम इसका परिचय के बारे में थोड़ा यानी इसकी जो बैकग्राउंड है, भूमिका है, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। आज विश्व की जो इकोनॉमीज है, जितने भी विश्व के देश है, सभी देशों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अविकसित देश और दूसरे है विकसित देश। तो अविकसित देश उनको विकासशील देश भी कहते हैं। तो ये जो विकासशील देश है, उन देशों को जो है कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन देशों के अंदर जो है बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में है, निर्धनता हर तरफ फैली हुई है। वहाँ के लोगों का जो है जीवन स्तर है वो निम्न स्तर का है, वहाँ स्वास्थ्य की जो है प्रॉब्लम है, वहाँ स्वच्छता की प्रॉब्लम है। तो इन समस्याओं से वो जो है रोजाना ही दो चार होते हैं और वो भी ये जानते हैं कि इन समस्याओं को अगर दूर करना है तो वो केवल इसको आर्थिक प्रगति के द्वारा ही दूर कर सकती है। इसलिए वो लगातार अपने देश के अंदर जो प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, जो आर्थिक गतिविधियाँ उसको बढ़ा रही है, यानी वो विकास को प्राप्त करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ जो विकसित देश है, उन्होंने अपने देश के अंदर जो जीवन स्तर है उसको प्राप्त कर लिया है। उन्होंने विकास को प्राप्त कर लिया है, वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या उतनी नहीं है, निर्धनता की प्रॉब्लम उतनी नहीं है, लोगों का जीवन स्तर जो वो ऊँचा है। तो अब वो भी प्रगति चाह रहे हैं। वो प्रगति इसलिए चाहते हैं ताकि वो उस जीवन स्तर को मेंटेन करके रख सकें। तो जो विकासशील देश है वो तो ऊँचे जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए आर्थिक गतिविधियाँ कर रहे हैं और जो विकसित देश है वो उस जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए अपने आर्थिक गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। तो उनके लिए जो मुख्य प्रॉब्लम है वो आर्थिक समृद्धि की प्रॉब्लम है और विकासशील देशों के लिए मुख्य प्रॉब्लम है वो आर्थिक विकास की प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से सभी देश जो है वो चाहे विकसित हो या विकासशील हो, लगातार आर्थिक गतिविधियों को आगे से आगे जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनके उद्देश्य अलग-अलग हैं। इस प्रकार से जो देश विकसित हो या विकासशील हो, आर्थिक प्रगति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास के अंदर वो लगातार प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि जब तक वो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो लगातार वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण एक तरफ तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, उसकी मात्रा कम होती जा रही है, जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी गुणवत्ता में कमी आती जा रही है और कुछ प्राकृतिक संसाधनों का तो इस हद तक प्रयोग किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन लुप्त हो चुके हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और अगर यही सिचुएशन आगे जारी रही, इसी प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता रहा, तो आने वाले समय में कुछ प्राकृतिक संसाधन और विलुप्त हो जाएंगे। दूसरी ओर विकास को प्राप्त करने के लिए लगातार जो है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़, कंज़प्शन की एक्टिविटीज़ है, इनको बढ़ाया जा रहा है और जब प्रोडक्शन और कंज़प्शन किया जाता है तो उसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन फैलता है। पर्यावरण जो उसकी क्वालिटी में गिरावट आती है, तो इस प्रकार से पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती जा रही है। आज आप देखिए वायु प्रदूषण कितना अधिक है। अगर हम प्रेज़ेंट की बात करें तो दिल्ली में साँस लेना मुश्किल है। ध्वनि प्रदूषण हर तरफ व्हीकल की आवाज़ है, फैक्ट्रियों की गनगनाहट है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। जल है वो पीने के लायक नहीं रहा है। तो लगातार हर प्रकार का जो एनवायरमेंटल एलिमेंट्स है वो जो है डिग्रेड होता जा रहा है। पर्यावरण के जो तत्व है उसमें की गुणवत्ता में गिरावट होती जा रही है। तो जब ये सिनेरियो हमारे सामने आया, तो विचार किया जाने लगा कि आने वाली पीढ़ियों के विकास के जो अवसर हैं, क्या हम इसी प्रकार से प्रेज़ेंट में डेवलपमेंट करते गए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विकास के उतने ही अवसर मौजूद रहेंगे? क्योंकि जब तक प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा पर्याप्त नहीं होगी, तब तक हम आगे डेवलपमेंट की नहीं सोच सकते और प्रेज़ेंट पीढ़ी जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का जिस प्रकार से यूज़ कर रही है, उससे इस बात का खतरा पैदा हो रहा है कि भी आने वाली पीढ़ियों को वो संसाधन मिल भी पाएँगे या नहीं मिल पाएँगे। दूसरी बात, यहाँ जो गुणवत्ता की बात है कि अगर जिस गुणवत्ता का जीवन हम जी रहे हैं, क्या आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी गुणवत्ता का जीवन जी पाएँगे? क्योंकि हम उनको एक ऐसा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट दे कर के जाएँगे, जिसमें उनका जीना दूभर हो जाएगा। तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, वो भी
नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो कुछ यक्ष प्रश्न है, जब सामने पैदा हुए तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने जो है इनके ऊपर विचार किया और इनके पर खिलाफ जो आवाज़ उठानी शुरू की, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, और वो कॉन्सेप्ट है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम सतत विकास भी बोलते हैं। तो अब हम धारणीय विकास की धारणा के बारे में जानते हैं। धारणीय विकास वर्तमान समय में एक नई विचारधारा है। यह विचारधारा पहली बार 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर नामक जो है ब्रूटलैंड रिपोर्ट में किया गया था। यानी पहली बार जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर जो है धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र किया गया था। धारणीय विकास विकास की वो प्रक्रिया होती है जिसमें इस प्रकार से विकास किया जाता है कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो, और वर्तमान पीढ़ी जो है अपने विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करती रहे, और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए कम से कम उतने अवसर अवश्य मिले जितने की वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त है। यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास की जो संभावनाएं हैं वो भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और वर्तमान पीढ़ी है वो भी अपना विकास कर ले। तो विकास की इसी प्रक्रिया को हम जो है धारणीय विकास कहते हैं। इस प्रकार से धारणीय विकास वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के विकास का ध्यान रखता है, क्योंकि धारणीय विकास ये नहीं कहता कि भी आप आने वाले समय के अंदर पर्यावरण जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं बचेंगे, तो इसलिए आप जो है प्रेजेंट में डेवलपमेंट रोक दो। ये कहता है कि प्रेजेंट में भी आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन डेवलपमेंट का तरीका ऐसा होना चाहिए कि भी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास के अवसर जो उपलब्ध रहें। धारणीय विकास में भावी पीढ़ी को कम से कम उतने पूंजी पूंजी में 3 प्रकार की पूंजी है। प्राकृतिक पूंजी, जिसके अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी है, पहाड़ है या पेड़-पौधे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है, वो सारे के सारे, प्लस भौतिक पूंजी, जिसके अंदर अपने जो ये मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, वो चीज़ें आती है, और तीसरा मानवीय पूंजी, जिसके अंदर मानव की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो क्षमता है, ये उतनी ही मात्रा में जो है आने वाली पीढ़ियों को अवश्य मिले जितने की वर्तमान पीढ़ी के पास मौजूद है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उतना ही सुखी और आनंददायी की जीवन जी सके जितना कि हम वर्तमान में जी रहे हैं। तो इस प्रकार से धारणीय पीढ़ी जो धारणीय विकास है वो वर्तमान पीढ़ी के विकास का भी ध्यान रखता है, साथ में इस बात के ऊपर उसका मुख्य फोकस है कि भी आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास के अवसर कम ना हो। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। सोलो के अनुसार धारणीयता से अभिप्राय यह सुनिश्चित करने से है कि वर्तमान पीढ़ी की भांति भावी पीढ़ी भी संपन्न हो, और यह संपन्नता समय के साथ साथ निरंतर जारी रहे, कि हमने जो है जितना हमारे पास में था उतने अवसर आने वाली पीढ़ियों को सौंप दिए, और आने वाली पीढ़ी अपने से आगे वाली पीढ़ी को सौंपे, और वो पीढ़ी जो है आगे वाली पीढ़ी को सौंपती रहे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है लगातार जारी रहनी चाहिए। अब हम धारणीय विकास की विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो धारणीय विकास के अंदर जो है प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनका मिसयूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, उनका सोच समझ करके विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी है, आने वाले समय में पानी के कम होने की संभावना है, इसलिए वर्तमान में पानी का जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से वायु है, तो वायु को जो है इस प्रकार से प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसमें जो है प्रदूषण की मात्रा ना फैलाएं। बाकी जो प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों का भी हमें सोच समझ कर के प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरा, अगर प्राकृतिक संसाधनों का हम मिसयूज करेंगे तो एक तो इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों में कमी होगी, और दूसरा उनकी गुणवत्ता है उसमें भी गिरावट आएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का जो है कुशलतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए, ताकि कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा विकास को प्राप्त किया जा सके। दूसरा है भावी पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता का ख्याल। तो धारणीय विकास जो है उसका मुख्य जो फोकस है वो वर्तमान पीढ़ी के ऊपर तो है ही है, कि वर्तमान पीढ़ी भी संपन्नता का जीवन जिए, सुख का जीवन जिए। इसके अलावा आने वाली पीढ़ियां जो है उसके जीवन की गुणवत्ता में भी किसी प्रकार की कोई गिरावट न आए, उनको भी विकास के उतने ही अवसर उपलब्ध रहे जितने की वर्तमान पीढ़ी को उपलब्ध थे।
नेक्स्ट है प्रदूषण में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण जो है अनेक प्रकार का होता है, जिसमें जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, परमाणु प्रदूषण है। तो इस प्रकार के जो पॉल्यूशन है उसमें वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इनमें वृद्धि होनी शुरू हो गई तो उसका प्रभाव जो है आने वाली पीढ़ियों के ऊपर लगातार पड़ता चला जाएगा। तो हमें विकास, वर्तमान में जो विकास है उस विकास को इस प्रकार से हासिल करना है ताकि जल जल जो है वो प्रदूषित ना हो, वायु स्वच्छ रहे, भूमि जो है उसकी गुणवत्ता में गिरावट ना आए, ध्वनि प्रदूषण ना हो, परमाणु प्रदूषण जो है वो भी ना हो। तो इस प्रकार से प्रदूषण को नियंत्रित करना, उसको जो है कंट्रोल करना, ये धारणीय विकास की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास को सीमित नहीं करती। ये जो है धारणीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अंदर जो है हमें विकास इस प्रकार से करना होता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम वर्तमान जो पीढ़ी है उसके विकास के अवसरों को रोक दें, कि आने वाले समय में अगर हमने आज डेवलपमेंट किया, आज अगर हमने बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया तो उससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, तो हम अपने वर्तमान में प्रोडक्शन रोक दें, ऐसा नहीं है। धारणीय विकास जो है इस बात के ऊपर जोर देता है कि भाई आप वर्तमान में अपने विकास को सीमित मत कीजिए, लेकिन विकास इस प्रकार से करना है आपको ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास सीमित ना हो। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास जो है वो लगातार चलता रहना चाहिए, यही धारणीय विकास की मुख्य अवधारणा है। वितरण में साम्यता, जो धारणीय विकास है वो इंट्रा जनरेशन और इंटर जनरेशन इक्वालिटी की बात करता है। सबसे पहले हम इसमें इंटर जनरेशन इक्वालिटी की बात करते हैं। इंटर जनरेशन इक्वालिटी का मतलब है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें जो संसाधन है उनका वितरण समान होना चाहिए, उनकी आय में समानता होनी चाहिए, उनके लिए अवसरों की समानता होनी चाहिए, सभी के लिए जो है एक जैसी जो है जीवन की गुणवत्ता उपलब्ध होनी चाहिए। और जब हम इंट्रा जनरेशन की बात करते हैं इसका मतलब कि वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों के बीच में अवसरों की समानता होनी चाहिए, यानी जितने अवसर वर्तमान पीढ़ी को विकास के लिए उपलब्ध है कम से कम उतने ही अवसर जो होते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहने चाहिए। तो इस प्रकार चाहे प्राकृतिक संसाधनों के वितरण की बात हो, वो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के बीच में जो है समानता की बात करता है। इसमें चाहे जीवन की गुणवत्ता की बात हो, वो भी जो है समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से धारणीय विकास जो होता है वितरण में साम्यता पर आधारित है। पूंजी की तीनों किस्मों का संरक्षण। पूंजी की 3 किस्में होती है, जिसके अंदर प्राकृतिक पूंजी है। प्राकृतिक पूंजी के अंदर सभी प्राकृतिक संसाधन आते हैं, तो उनको जो है बचा करके रखना चाहिए, उनका जो है विवेकपूर्ण तरीके से जो है प्रयोग करना चाहिए। दूसरी जो है भौतिक पूंजी है, भौतिक पूंजी का जिसके अंदर मशीनें हैं वो आती हैं, तो भौतिक पूंजी जो है उसका भी इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के विकास के ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े, यानी वो जो भौतिक पूंजी है उसके यूज से वायु प्रदूषित नहीं होनी चाहिए, उसके कारण जीवन की गुणवत्ता में गिरावट नहीं आनी चाहिए। और तीसरी जो मानवीय पूंजी है जिसमें मानवीय गुणवत्ता की बात करते हैं, तो मानवीय गुणवत्ता में भी गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो जब हम तीनों प्रकार की पूंजी के संरक्षण करते हैं तो हम धारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। निर्धनता की समाप्ति। निर्धनता जो होती है उसका प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में निर्धनता होगी उतनी ही पब्लिक जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहेगी। एक गरीब व्यक्ति के लिए आज ईंधन का मुख्य जरिया लकड़ी है, यानी वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। वो खाने पीने के लिए कंदमूल या साग सब्जी पर निर्भर करता है, वो भी उसे जो है प्राकृतिक संसाधनों से मिलता है। तो इस प्रकार जब तक एक देश के अंदर निर्धनता रहेगी तब तक धारणीय विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो धारणीय विकास की एक और विशेषता है कि यह निर्धनता को की समाप्ति के ऊपर जोर देती है। हरित ऊर्जा का प्रयोग। हरित ऊर्जा ऊर्जा का वो तरीका होता है जो वायु प्रदूषण रहित होता है, यानी जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, जैसे अपने सौर ऊर्जा है। तो धारणीय विकास पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस बात पर फोकस करता है कि ज्यादा से ज्यादा हरित ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, जिससे कि प्रदूषण की मात्रा कम से कम हो। जनसंख्या वृद्धि पर रोक।
किसी भी देश के अंदर अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो उस देश के अंदर एक तरफ तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, उसकी वजह से जो है प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा भी कम होगी और साथ में प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी। तो अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ती ही रहती है तो कोई भी देश जो धारणीय विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर एक देश को धारणीय विकास को प्राप्त करना है, उसे अपने देश की जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाना है, उसको मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाई जाए। इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।